Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो फाइनली हम लोगों ने इंडियन इको का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। एक बार पूरे हम लोगों ने सारे चैप्टर्स डिटेल में कवर कर लिए, देन हम लोगों ने हर चैप्टर का प्रॉपर्ली रिवीजन भी कर लिया। अब आज है हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज का लास्ट डे, हमारा फाइनल वार। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग हमारी कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। देखो सारे पीवाईक्यूज तो नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स भी बताऊंगी, तो कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो आज की क्लास में 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स की बात करेंगे। रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑलरेडी आपकी एमसीक्यू सीरीज बना रखी है। तो रूरल डेवलपमेंट तक के सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने उस सीरीज में कंप्लीट कर लिए। लास्ट के 3 चैप्टर्स रहते हैं, उनके एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, वो चेक कर लेना, आपको इंडियन इको की डिटेल्ड प्लेलिस्ट में मिलेंगे। शुरू करें हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे चैप्टर नंबर 1 से है, सीक्वेंस में चल रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेन कॉजेस बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो हमें पता है ब्रिटिशर्स ने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करा था, हमारी भलाई के लिए नहीं करा था, अपने फायदे के लिए करा था। जाने अनजाने उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया था। तो 2 मेन कॉजेस बताने क्यों करा था उन्होंने ऐसा। तो देखो नंबर 1 सबसे फेमस है रेलवेज। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज डेवलप करी थी। क्यों डेवलप करी थी? ताकि वो जो ग्रेट ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स बना के लाए हैं उन्हें हमारी कंट्री के हर कॉर्नर तक पहुंचा सके, अपना मार्केट एस्टैब्लिश कर सके। दूसरा उन्होंने पोर्ट्स भी बनाए थे। पोर्ट्स क्यों बनाए थे? ताकि वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जा सके, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो सके, और जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स बन के आए हैं उनका हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो सके। समझ में आ गया? 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2 रीजंस लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्पाइट बीइंग द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। क्या लिखा है? देखो ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारी 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी, खेती बाड़ी लोग कर रहे थे। फिर भी इतनी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेशन फेस कर रहा था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर रुका हुआ था, ग्रोथ का कोई साइन देखने नहीं मिल रहा था। हमें क्या बताना है? ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस बिहाइंड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बताओ भाई, 2 कारण बताओ कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो 2 रीजंस लिख सकते हैं। एक तो सबसे मेन है एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बोले तो जमींदारी सिस्टम। पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आई जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम, जिसमें 3 पार्टीज थी। एक तरफ हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ थे जमींदार यानी कि ओनर्स ऑफ द सॉइल, और एक तरफ थे टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब इस सिस्टम में जमींदार को बोला गया कि आप तो इस लैंड के ओनर हो, आपको एक काम करना है, आपको टिलर्स ऑफ द सॉइल से क्या कलेक्ट करना है? टैक्स कलेक्ट करना है। टैक्स कलेक्ट मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके किसको देना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो हम आपसे आपकी जमींदारी छीन लेंगे, यानी कि जमीन छीन लेंगे। तो ये जमींदार क्या करते? ये टिलर्स ऑफ द सॉइल से बेचारे लैंडलेस फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते, कलेक्ट करके किसको देते? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर जमींदार डे बाय डे पैसे वाले होते गए, बेचारे हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में कोई पैसा नहीं बचता था, ये डे बाय डे गरीब होते गए। एक तो ये कारण था। दूसरा है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। बहुत सारे रीजंस आप कोई सा भी लिख सकते हो। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर का मतलब है ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना जमींदार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करी। इन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ प्रोस्पेरिटी से कोई लेना देना नहीं था, सब अपना अपना पैसा बना रहे थे। कोई एफर्ट नहीं डाला कि फ्लड्स को कंट्रोल करा जाए, कोई एफर्ट नहीं डाला कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, नालियां वगैरह बनाई जाए, या फिर सॉइल के डीसैलिनेशन को सही करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाला गया। तो ये 2 कारण हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? बैकवर्ड था। समझ में आ गया? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 पॉइंट्स लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, अ नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन अ डिलैपिडेटेड स्टेट, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी कंडीशन बहुत खराब थी। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है
ब्रोकन समझ सकते हो या फिर खराब कंडीशन समझ सकते हो। तो 3 ऐसे इंडिकेटर्स बताओ जो बताते हैं कि यार इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी उसकी कंडीशन वर्स थी। हम लोगों ने पढ़े थे ना डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो 3 पॉइंट्स बता दो, 3 इंडिकेटर्स बता दो कि इंडिया की कंडीशन खराब थी। पहला है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ज्यादा बच्चों का जन्म हो रहा था और ज्यादा ही लोगों की डेथ हो रही थी। सेकेंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब बच्चा 1 साल तक का होता है उससे पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा था, 1000 बच्चों का जन्म होता था तो 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस थी, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह नहीं थी। लास्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एन एवरेज एक आदमी 32 ईयर्स ही जीता था। वही रीजन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कम थी, इग्नोरेंस था, लैक ऑफ अवेयरनेस थी। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 69 ईयर्स। समझ में आ गया? 3 नंबर का था, 3 पॉइंट्स लिख दिए, 3 ही एग्जाम में पूछे थे, क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 से। देखो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मैं चैप्टर नंबर 2 की बात कर रही हूँ टीआर जैन बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। संदीप गर्ग के अंदर चैप्टर 2 और 3 दोनों मिक्स है, एक साथ बड़ा चैप्टर है। तो देखो ये जो 5 ईयर प्लान्स वाला चैप्टर है यहाँ पर एमसीक्यूज बनने के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ से अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल से रिलेटेड बन सकता है, जैसे जीडीपी ग्रोथ था, सेल्फ रिलायंस था, मॉडर्नाइजेशन था, इक्विटी था। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज इस चैप्टर से क्या बनते हैं? एमसीक्यूज बनते हैं। तो एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी, चेक कर लेना, इंडियन इको की डिटेल प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, उनको लगा लेना एक बार। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव शोज ए डाइकोटमी विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। देखो मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स वगैरह का यूज करना, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये क्या शो करते हैं? डाइकोटमी शो करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो जब हम लोगों ने प्लानिंग करना स्टार्ट करा था, 1951 की मैं बात कर रही हूं, तब हम लोगों ने सोचा था कि मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साथ साथ में चलेंगी। अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो अपने आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमने सोचा था भाई मॉडर्नाइजेशन होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। अगर लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, अपने आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हम लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। अब आज हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे देश में एमएनसीज ज्यादा है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री का आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लेबर को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। इसी सिचुएशन को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ, कि जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो 2 क्वेश्चंस है साथ में, डिफाइन मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? 1 नंबर का, ब्रीफली एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड लाइसेंस राज अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। हम लोगों ने आईपीआर 1956 के अंदर देखा था कि उस टाइम पर सरकार लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है, उसके पीछे का क्या रैशनल है, यानी कि उसके पीछे का क्या मकसद है। देखो सबसे पहले मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है, एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। याद आ गया? लेकिन एक कंट्री जब बहुत सारी अदर कंट्रीज के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, किसी भी चीज का, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड। समझ में आ गया? 1 नंबर का इतना ही लिखना है। आगे हमें बताना है भाई लाइसेंस राज सिस्टम के पीछे का क्या मकसद था। तो देखो उस टाइम पर हमारी सरकार लेकर आई लाइसेंसिंग सिस्टम की, अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके पीछे का मकसद क्या था? सरकार ने बोला कि अगर प्राइवेट सेक्टर किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहता है, रिमोट एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहता है, तो आपको लाइसेंस इजीली मिल जाएगा एज कंपेयर टू डेवलप्ड एरिया। अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो आपको लाइसेंस
इजीली मिल जाएगा। मकसद यही था कि बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट हो, रीजनल इक्वालिटी कंट्री के अंदर बढ़े। वही लिखा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बोला गया कि आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोलो। बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लाइसेंस लिबरली मिल रहा था, इजीली मिल रहा था एज कंपेयर टू डेवलप्ड रीजन्स। मकसद क्या था? बैलेंस्ड रीजनल इक्वालिटी को बढ़ावा देना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन 2 क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1+3 हो गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3+3 हो गया, इस तरह से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ सब्सिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, गिविंग रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो पहले भारत देश कैसा था एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में? सब्सिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी था, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी। फार्मर इतना ही प्रोड्यूस करता था कि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसे यूज में ले ले। उसके दिमाग में आता ही नहीं था कि यार सरप्लस को मार्केट में बेच के मैं पैसा भी कमा सकता हूं। इनफैक्ट सरप्लस होता ही नहीं था, वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाता था कि अपनी फैमिली का पेट भर सके। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या करा था? HYV सीड्स को यूज करा था। उसके बाद में भारत देश फूड सरप्लस इकोनॉमी बन चुकी है। आज हमारे पास में सरप्लस रहता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो वही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के यहाँ पर हमें क्या लिखने हैं? बेनिफिट्स लिखने हैं। तो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी हुआ, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, चाहे वो राइस हो चाहे वो व्हीट हो, हर तरह की क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर जो स्टेग्नेशन था यानी कि रुकावट थी, वो रुकावट ब्रेक हुई है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ है। सेकेंड है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। जो भारत देश फूड ग्रेन्स तक दूसरे देशों से इंपोर्ट करा करता था, वो भारत देश फूड ग्रेन्स में अब क्या बन चुका है? सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है। इवन आज तो हम बफर स्टॉक्स भी मेंटेन करके रखते हैं, इमरजेंसी के लिए हम स्टॉक्स मेंटेन करके रखते हैं, ताकि कल को कोई अगर इमरजेंसी आ गई, कोई फ्लड्स वगैरह आ गए, या फिर इसी बफर स्टॉक्स में से हमारे जो गरीब लोग हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उन्हें फूड ग्रेन सप्लाई करे जाते हैं सस्ते के अंदर। तो आज हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, इन फूड ग्रेन्स को यूज करा जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। समझ में आ गया? फायदे लिख दिए, और भी थे, आप कोई भी लिख सकते हो। सेकेंड है इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। हम लोगों ने पढ़ा था ना, इंडिया के अंदर 1947 के बाद में एग्रीकल्चरल सेक्टर में लैंड रिफॉर्म्स आए थे, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे। हम लोगों ने पढ़ा था 1950 से 1990 वाले चैप्टर के अंदर। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस एनी सच लैंड रिफॉर्म। कोई भी एक लैंड रिफॉर्म की हम बात कर ले, कोई भी एक लैंड रिफॉर्म एक्सप्लेन कर दो, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो देखो हम लोगों ने कौन सा करा है? अच्छा, एक पॉइंट रह गया था पीछे वाले का, ग्रीन रेवोल्यूशन का। 3 पॉइंट्स लिखने थे ना हमें, पॉइंट्स गिवन नहीं थे, 3 नंबर का, तो 3 पॉइंट्स लिख देते हैं। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करा करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करा करते थे, लेकिन आज हमारे फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। वो मार्केट में जो उनका सरप्लस है, जो उन्होंने सरप्लस प्रोड्यूस करा है, उसे मार्केट में बेच के पैसा भी कमाते हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की कि हमारे लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से आए थे। कोई भी एक लैंड रिफॉर्म एक्सप्लेन करना है तो ये ले लो, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था ना, एक में पहले जमींदारी सिस्टम चला करता था, अब सरकार ने इस जमींदारी सिस्टम को खत्म करा गया। बोला गया कि भाई जो भी लैंड पर फार्मिंग करेगा, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है, जो एक्चुअली लैंड पर फार्मिंग करेगा, वही उस लैंड का ओनर कहलाएगा। जमींदार जैसा बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होगा। मकसद क्या था कि ये जो हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था। कौन कर रहे थे? जमींदार कर रहे थे। तो जमींदारी सिस्टम को ही खत्म कर दिया। साथ साथ में जो भी कमाई है, अब वो बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में रह सके और वो अपनी कमाई से अपने लैंड पर कोई इंप्रूवमेंट करवा सके, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करवा सके, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन 1+3 4 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना और गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को डिक्रीज करना, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। यही पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस, एक्सप्लेन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है जब हम लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा था ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो जब हम लोगों ने लास्ट में देखा था, उसका गुड इम्पैक्ट देखा था, बैड इम्पैक्ट देखा था ना, तो बैड इम्पैक्ट में पहला पॉइंट था कि ये जो रिफॉर्म्स आए थे ना, LPG, इन रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया था। ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश की बैकबोन है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसी एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया था। तो वही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एडवर्सली इफेक्ट हुआ। देखो कहीं ना
कहीं रिफॉर्म्स में हम लोगों ने देखा, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो चुकी है, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटीज हो, चाहे वो रोड्स बनवाना हो, पावर जनरेशन की बात कर लो, मार्केट लिंकेजेस हो गए, रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज से लिंक करना, हर तरह की इन्वेस्टमेंट कम हुई है। सरकार ने इन्वेस्टमेंट कम कर दी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। दूसरा है विड्रॉवल ऑफ सब्सिडीज। पहले फार्मर्स को सब्सिडीज दी जाती थी ताकि वो इनपुट्स वगैरह खरीद सके, फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद सके, केमिकल खाद वगैरह, लेकिन अब कहीं ना कहीं सब्सिडी कम हो चुकी है, तो फार्मर्स को मॉनेटरी हेल्प नहीं मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है, फसल उगाने की कॉस्ट ज्यादा आती है। कहीं ना कहीं हमारे जो स्मॉल फार्मर्स है, बेचारे मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास में खुद का खेत तक नहीं है, उन्हें सफर करना पड़ रहा है। और लास्ट है कट इन इंपोर्ट ड्यूटी। पहले किसी भी चीज का हम इंपोर्ट करते थे ना, तो इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, टैक्स को हम ड्यूटी बोलते हैं। कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स पर जो टैक्स लग रखा था, उस टैक्स को हम लोगों ने कम कर दिया। अब उस टैक्स को कम कर दिया तो आराम से दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह, वो आराम से हमारी कंट्री में आ जाते हैं। हमारे देश में अगर दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारे जो बेचारे फार्मर्स ने उगाया है, डोमेस्टिक फार्मर्स ने उगाया है, उन्हें एक अच्छा खासा फॉरेन कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इसकी वजह से नुकसान किसे होगा? हमारे बेचारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगेन 4+2 है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिबरलाइजेशन वर्चुअली इंप्लाई डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। याद करो, हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के अंदर पढ़ा था ना, लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स आए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, टैक्स रिफॉर्म्स थे, ट्रेड रिफॉर्म्स वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे। तो यहाँ पर वही लिखा है, लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पहले क्या हुआ करता था, रूल्स और रेगुलेशंस थे कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, मेन रोल पब्लिक सेक्टर का था, बहुत सारी चीजें थी। अब डीरेगुलेशन करा गया, सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को हटाया गया, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लिबरलाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए थे ना, उन्हें एक्सप्लेन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिख देना, आपकी किताब में 5 है। तो नंबर 1 है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले ऐसा था, प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इस लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करा गया। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज, लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और डेंजरस केमिकल्स, इन 5 चीजों के लिए ही लाइसेंस लेने की जरूरत है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज को बिना लाइसेंस के स्टैब्लिश कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले हम लोगों ने कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व कर रखी थी कि ये इंडस्ट्रीज तो पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है, 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी। बाद में इस रिजर्वेशन को खत्म करा गया, अब सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ही ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। और बाद में 2010-11 के बाद में तो इस रिजर्वेशन को और कम कर दिया। आज की डेट में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ही ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकता है। 3 इंडस्ट्रीज के नाम याद रख लेना, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। थर्ड है डीज रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। पहले कुछ एरियाज ऐसे थे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिन्हें रिजर्वेशन मिल रखा था कि यार ये चीजें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती हैं। अब इस रिजर्वेशन सिस्टम को भी खत्म करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई रिजर्वेशन नहीं दे रखा। और लास्ट है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले ऐसा था, अगर किसी प्रोड्यूसर को कोई मशीनरी वगैरह, कोई कैपिटल गुड इंपोर्ट करना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। अब इस रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया, आराम से जो भी प्रोड्यूसर वगैरह है वो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया 4 नंबर का। साथ में 2 मार्क्स का है, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स बता दो, कोई भी बता दो। WTO का मकसद क्या है? सारी कंट्रीज के बीच में आपस में एक फ्री ट्रेड हो, आराम से खुल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, हर तरह के टैरिफ और नॉन टैरिफ बेरियर्स हट जाए। टैरिफ बेरियर्स क्या होता है? जो इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, ताकि हम लोग इंपोर्ट कम से कम करें, उसे टैरिफ बेरियर्स बोलते हैं। और इंपोर्ट्स पे जो कोटास फिक्स कर देते हैं कि हम पर्टिकुलर देश से इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे भारत ने भी करा था, इस तरह के कोटास को हटाया जाए, ये इसका मकसद है। एक हेल्दी कंपटीशन रहे, हम लोग आराम से किसी भी कंट्री से कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, कहीं से भी हम कुछ भी एक क्लिक करके परचेज कर सके, तो एक हेल्दी कंपटीशन रहे, ये भी किसका मकसद है? WTO का ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग विमेंस एजुकेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, बट मन से भी लिख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बुक के अंदर नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं, मैंने पढ़ाया भी नहीं, बट ठीक है, मन से लिख सकते हैं कि विमेंस एजुकेशन क्यों
को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, फीमेल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो देखो फीमेल एजुकेशन ज़रूरी है ताकि फीमेल्स इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, पैसों के मामले में वो आत्मनिर्भर हो सके, और आत्मनिर्भर अगर वो हो जाएंगी तो उन पर अगर कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ससुराल वाले अगर उन्हें परेशान कर रहे हैं, कोई डोमेस्टिक अब्यूज वो सह रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन, शोषण अगर वो सह रही हैं, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर औरतें पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं औरतों का जो सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा, वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकती हैं। और अगर औरतें पढ़ेंगी तो जितने भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, परिवार के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, अगर औरत पढ़ती है तो वो सिर्फ औरत ही नहीं पढ़ती, वो अपने पूरे परिवार को पढ़ा देती है। एक फीमेल पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरी सोसाइटी पढ़ती है। तो अगर फीमेल्स पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं फैमिली वेलफेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स भी सरकार सक्सेसफुली चला सकती है। कहीं ना कहीं उसमें समझ होगी, वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर भी फोकस करेगी। समझ में आ गया? 3 मार्क्स का था, 3 पॉइंट्स लिख दिए। मन से लिखने वाला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट विद वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है, आपको ट्रू और फॉल्स तो बताना ही है, साथ में रीजन भी एक्सप्लेन करना है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, आर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ये किसका आउटकम है? जो ह्यूमन रिसोर्सेज पर इतना इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी हेल्थ पर फोकस करा जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी का आउटकम है ना, उसी की वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। सही बात है, एकदम ट्रू है। जो इंडिविजुअल्स को एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी हेल्थ पर पैसा खर्च करा जाता है, इसकी वजह से ही उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका प्रोडक्शन, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें देखने मिलता है। पढ़ रखा था ये हम लोगों ने। राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज फॉर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और राइजिंग पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं है क्या? ये तो एकदम गलत है। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रास्ते में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो नंबर 1 ही यही था कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। यहां पर लिखा है राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज। राइजिंग पॉपुलेशन कोई कारण नहीं है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो फॉल्स हो गया। राइजिंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी खराब होती जा रही है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पर हेड अवेलेबिलिटी, सारी फैसिलिटीज की खत्म होती जा रही है। पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, चाहे वो पावर सप्लाई ले लो, अच्छा पीने का पानी ले लो, हर चीज की कमी होती जा रही है। समझ पा रहे हो? इसीलिए इतने एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, इतनी हाई फीस चार्ज करी जाती है। तो ये 2+2 4 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ये सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ये कैसे सोर्स का काम करते हैं, ये कैसे सोर्सेज हैं फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो याद करो, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च करते हैं, जैसे अलग अलग जॉब मार्केट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि यार कहाँ पर कौन सी जॉब अवेलेबल है, इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, लिंक्डइन पर भी देखते हैं हम लोग। तो इंफॉर्मेशन पर हम पैसा खर्च करते हैं तो हमें जॉब मार्केट के बारे में पता चलता है, कहाँ कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। हम अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी नॉलेज लेते हैं कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सी डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा कोर्स वगैरह सिखा रहा है। इन चीजों का फायदा उठा के हम लोग हमारा पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं स्किल्स डेवलप करके। सेकंड है इसके अंदर एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, हमसे पूछा है। देखो माइग्रेशन मतलब जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं तो उसकी वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। रूरल एरियाज में कोई एमएनसीज, कोई बैंक्स वगैरह की बहुत कमी है, तो वहां पर वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, वो जो ह्यूमन कैपिटल थी वो आइडल थी, वेस्ट हो रही थी। वही लोग जब माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आएंगे, बैंक्स में, एमएनसीज वगैरह में काम करेंगे, तो वो जो आइडल ह्यूमन कैपिटल थी, वो जो वेस्टेज हो रहा था स्किल्स का, कहीं ना कहीं वो चीजें काम में आने लगेंगी। अपने आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? समझ में आया? और डिटेल में लिखना है, सारे आंसर्स आपके सामने, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, 2 मार्क्स का है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसमें मैंने बताया था आपको 2 चीजें आ जाती हैं। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि एक ही क्रॉप मत उगाओ, एक से ज्यादा क्रॉप उगाओ। राइस उगा रहे हो तो राइस के साथ में व्हीट भी उगा लो, उसके साथ में ज्वार भी उगा लो, क्योंकि अगर एक क्रॉप आपकी सक्सेसफुल नहीं रही, एक पर आपको लॉस हो गया, तो कम से कम आप दूसरी क्रॉप से कमा सकते हो ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने। और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, कि
एग्रीकल्चर के अलावा भी उसके बाहर अपॉर्चुनिटीज देखना कि हम और कहाँ काम कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के बाहर आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर सकते हो, पशुपालन कर सकते हो ना, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग करी जा सकती है, हॉर्टिकल्चर करा जा सकता है, आईटी सेक्टर में जा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करना, ये दोनों चीजें किसमें आती हैं? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, की जो रिसोर्सेज हैं उन्हें दूसरी जगह पर भी लगाना, या तो दूसरी क्रॉप्स उगाना या फिर साथ साथ में कोई दूसरा काम भी करना, ताकि आप मार्केट्स के ताकि आप मार्केट के रिस्क से बच सको। समझ में आया? एक है एक्सटेट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब हम फार्मिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करते हैं, जैसे प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट वगैरह हो गया, नेचुरल खाद को यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करते, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ये, डिस्कस हाउ डज इट हेल्प इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है? बिल्कुल होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ऐसे हो कि हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ के जाए, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो देखो, जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, हमारी नॉर्मल फार्मिंग करते हैं जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब यूज करते हैं, उसकी वजह से धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाती है। आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे? ये है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने की बजाय और इंप्रूव होती है, हमारी सॉइल और उपजाऊ बनती है लंबे समय के अंदर। तो कहीं ना कहीं सॉइल क्या है? एक रिसोर्स है। हम हमारे रिसोर्स को बचा के रख रहे हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये हम क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, आने वाली जनरेशन को भी रिसोर्सेज देकर जाएंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल बैंकिंग सिस्टम के रोल को आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। रूरल बैंकिंग जो है उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, मतलब अच्छी बातें भी लिखनी है, बुरी बातें भी लिखनी है, सब कुछ लिखना है। तो देखो, हम लोगों ने देखा था बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, कुछ बड़े बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, सरकार ने उन बैंक्स को अपने अंडर ले लिया था 1969 के अंदर। उसके बाद में काफी स्टेप्स लिए गए ताकि जो गांवों के अंदर फार्मर्स वगैरह है उन्हें लोन प्रोवाइड करा जाए, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करा जाए, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। नाबार्ड भी सेटअप हुआ। नाबार्ड ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो रूरल बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस है सबको मॉनिटर करता है, सबको गवर्न करता है, सबको फंडिंग देता है। इसने एक अच्छा खासा डिफरेंस शो करा है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर। काफी लोगों को, काफी फार्मर्स को हेल्प करी है, लोन वगैरह प्रोवाइड करे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी सेटअप करे हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, जैसे आरआरबी सेटअप हुए, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हम लोगों ने देखा था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गया, एसबीआई और अदर कॉमर्शियल बैंक्स, कहीं ना कहीं इन बैंक्स ने हमारे फार्मर्स को मनी लेंडर्स के जाल से फ्री कर दिया। मनी लेंडर्स फार्मर्स को लोन देते, याद करो, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो फार्मर्स को मनी लेंडर्स के उस डेट ट्रैप से इन्होंने फ्री कर दिया। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज आल्सो प्रमोटेड। आज फार्मर्स कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है। फार्मर अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के पैसा भी कमाता है। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसे इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है, वो लोन लेके अपने इनपुट्स खरीद लेता है, सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह सारी चीजें। लेकिन इसी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी रह गई। कमियां क्या है? अगर हमें बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेना है तो कोलेटरल सिक्योरिटी हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। हमारे कंट्री में मोस्टली फार्मर्स ऐसे हैं जो बेचारे गरीब फार्मर्स हैं, इनके पास में गिरवी रखवाने के लिए कोई असेट नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लोन लेते हैं और उसे रिकवर करना भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं? रिकवर करने के लिए उनके पास में पैसे नहीं होते, रिकवर नहीं करते। और सरकार हमारी इस चीज में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती उन लोगों से पैसा रिकवर करने के अंदर। तो यही है। लास्ट में कुछ अच्छा भी लिख देना कि हमारी सरकार ने एक योजना भी लॉन्च करी जिसका नाम है जनधन योजना। सरकार ने बोला अगर आप जनधन योजना के तहत अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने अकाउंट के अंदर। 1 से 1.5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाएगा। तो काफी सारे लोगों ने, 40 करोड़ लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया इस योजना के तहत। इतना पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास में आया, बैंकिंग सेक्टर के पास में आया, इतना लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया। तो वही है, जब किसी चीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, पहले पॉजिटिव पॉइंट्स, फिर नेगेटिव पॉइंट्स, डेफिशिएंसीज, और लास्ट में कंक्लूजन देते टाइम पर हमेशा अच्छा कंक्लूजन देना है, पॉजिटिव पॉइंट लिखना है। समझ में आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू फार्मर्स। मकसद क्या है इतना ज़्यादा जो फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करा जा रहा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के थ्रू, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आरआरबीज, लैंड डेवलपमेंट्स बैंक्स हो गए, इनके थ्रू फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करने के पीछे मकसद क्या है? 2 मकसद बता दो। पहला मकसद ये है कि मनी लेंडर्स को खत्म करा जाए। बेचारे फार्मर्स मनी लेंडर्स से लोन लेते हैं, ये मनी लेंडर्स फार्मर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि एक लोन चुकाने के लिए फार्मर को दूसरा लोन लेना पड़ता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ता है। तो इन मनी लेंडर्स को खत्म करना ताकि फार्मर्स डायरेक्टली बैंक से लोन ले मनी लेंडर्स के जाल से फार्मर्स को फ्री करना। और दूसरा है जब भी फार्मर को लोन की रिक्वायरमेंट है उसे उतने अमाउंट का लोन अवेलेबल करवाना। टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, जब उसे लोन की रिक्वायरमेंट है तब बैंक्स उसे लोन प्रोवाइड कर दें, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि कहीं ना कहीं ये बैंक्स बेचारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प कर सके, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। यही मकसद है। 3 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो क्रेडिट सिस्टम का रोल बता दो। हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने कहा भी था इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम का रोल बता दो इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पुअर। देखो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, जब भी किसी फार्मर या किसी भी इंडिविजुअल को स्मॉल अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट कर सके, फार्मिंग में उस पैसे को लगा सके, उसे हम माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो क्रेडिट। तो देखो जहां पर हमारा नॉर्मल फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर माइक्रो क्रेडिट बहुत काम का है। तो हमारे फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम में जो कमियां रह गई, उन कमियों को ये माइक्रो क्रेडिट सिस्टम दूर करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और सबसे ज्यादा फायदे क्या है माइक्रो क्रेडिट सिस्टम के अंदर? लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है, कुछ भी कोलेटरल यानी कि गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कुछ औरतें इकट्ठी हो गई, ये हर महीने अपना थोड़ा थोड़ा सेविंग्स को क्या करेंगी? इकट्ठा करेंगे, जितना भी इनसे बन पड़ता है। सब अपनी अपनी सेविंग्स को पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब भी इन मेंबर्स में से किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है वो इस पैसे में से लोन ले सकता है। इंटरेस्ट की रेट बहुत कम होगी, कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? माइक्रो क्रेडिट सिस्टम है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सेविंग हैबिट भी डेवलप होती है इसके थ्रू। समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्टेट एंड डिस्कस एनी 3 ऑब्स्टेकल्स दैट हिंडर द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। हम लोगों ने देखा था ना एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें आती है। फार्मर ने अपनी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर ली, क्रॉप्स प्रोड्यूस करने से लेकर क्रॉप्स को मार्केट में सेल करना, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। कि जो भी प्रोड्यूस करा है उसे गैदर करना, उसे प्रोसेस करना, वेयर हाउस में स्टोर करके रखना, बहुत सारी चीजें होती हैं। जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है। लेकिन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के रास्ते में कौन कौन से ऑब्स्टैकल्स यानी कि रुकावटें आती है? कोई भी 3 बता दो। डिस्ट्रेस सेल होता है, हम लोगों ने देखा था। फार्मर्स मोस्टली लोन कहाँ से लेते हैं? मनी लेंडर्स से। गांवों के अंदर जो ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, विलेज ट्रेडर्स वगैरह हैं, उनसे लोन लेते हैं। ये फार्मर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और अपने लोन को चुकाने के लिए कई बार ये फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी क्रॉप्स उन मनी लेंडर्स को सेल कर देते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। ये क्या है? फोर्सफुली सेल करा है ना। अपने कर्जे को चुकाने के लिए बेचारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स उन मनी लेंडर्स को सेल कर देते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दामों के अंदर। इसे हम डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स स्टिल कंटिन्यू टू बी द विक्टिम्स ऑफ डिस्ट्रेस सेल टू द रूरल मनी लेंडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। वही लिखा है, ये फोर्स सेल हो गई एक तरह से। आज भी कहीं ना कहीं फार्मर्स के पास में स्टोरेज फैसिलिटीज कम है ताकि वो अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सके, वेयर हाउसेज वगैरह की कमी है। आज भी कहीं ना कहीं फार्मर्स को लोन इजीली नहीं मिलता क्योंकि बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी वगैरह लगती है। बेचारे स्मॉल अनपढ़ फार्मर्स हैं, ये इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं समझते। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया मोर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर एंगेज्ड इन वर्क येट द ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली इज जनरली लो। ये तो समझ में आ गया। गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं लेकिन इन लोगों की इनकम फिर भी कम होती है। समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली की इनकम फिर भी कम है। ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? हम सबको पता है कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है।
और इससे रिलेटेड पैराडॉक्स भी एक्सप्लेन कर दो, इससे रिलेटेड जो सिचुएशन है वो भी एक्सप्लेन कर दो। पहली बार डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक जगह पर मान लो 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है और उस जगह पर 10 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोगों की जरूरत है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो 6 हैं उनके आने की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, वो चले जाएंगे तो भी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। तो वो सिचुएशन व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ टास्क देन रिक्वायर्ड, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्स्ट्रा 6 लोग काम कर रहे हैं ये कुछ भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, दिखने में लग रहा है एम्प्लॉयड है लेकिन एक्चुअली क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इससे रिलेटेड पैराडॉक्स क्या है, क्या सिचुएशन है, इसका मतलब यही है ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनकम कंपैरेटिवली कम है, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। तो वही है, ये जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी जो लेबर फोर्स है यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, और ये जो एडिशनल आउटपुट है यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होना चाहिए, इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन कम है। समझ में आया, प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों चीजें साथ में नहीं चल रही। नेक्स्ट है कैजुअल वर्कर्स ऑफन वर्क इन अ वेरी पुअर वर्किंग कंडीशंस। हमें पता है जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, जो पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, ग्रोसरी शॉप पर जो लड़का काम करता है साथ में, ये लोग कौन है, कैजुअल वर्कर्स है। जो साड़ी की दुकान पर लोग काम करते हैं क्या है, कैजुअल वर्कर्स हैं। ये बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं। हमें पता है पहला तो ये डेली वेजर्स होते हैं, जिस दिन जाएंगे उस दिन की तनख्वाह मिलेगी, नहीं जाएंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, यानी कि ये परमानेंट पेरोल पर नहीं होते, रेगुलर बेसिस पर इन्हें हायर नहीं करा जाता, किसी प्रकार के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, कोई पीएफ का पैसा नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई ग्रेचुइटी वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी तरह के कोई लेबर लॉस भी नहीं है, ये अपना यूनियन भी नहीं बना सकते, इनके लिए कोई लेबर लॉस नहीं है, तो कभी भी इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहुत ज्यादा मार्केट की अनसर्टिनिटीज इन्हें फेस करनी पड़ती है, जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था ना, क्यों, क्योंकि इनके लिए कोई लेबर लॉस नहीं है, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें मार्केट की बहुत सारी अनसर्टिनिटीज, फ्लक्चुएशंस को फेस करना पड़ता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट्स लिख दिए, इनफ है। इन आंसर्स को याद करना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछे गए हैं तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सिचुएशन। अच्छा, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है और बताना है इस सिचुएशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी पर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके सैंपल पेपर में था। देखो ध्यान से देखना, ये है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल वर्कर्स काम करते हैं, बैंक्स में, ऑफिसेस में, इंश्योरेंस कंपनीज में, है ना, यहाँ पर एमएनसीज वगैरह में। ये इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे कारपेंटर्स हो गए, मजदूर हो गए जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं डेली बेसिस पर, जिन्हें पैसा मिलता है, जो परमानेंट पेरोल पर नहीं होते, साड़ी की दुकान पर जो काम कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। आप देखो इनफॉर्मल वर्कर्स ज़्यादा हैं, फॉर्मल वर्कर्स कम हैं, और अगर आप गौर से देखोगे ना तो फॉर्मल से लोग कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, इनफॉर्मल में शिफ्ट भी कर रहे हैं। एक बार मैं पैन चेंज करके दिखाती हूँ, ठीक है। फॉर्मल में लोग कम हैं, इनफॉर्मल में लोग ज़्यादा हैं, और लोग फॉर्मल से कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, इनफॉर्मल में शिफ्ट कर रहे हैं। याद करो ये पिक्चर क्या दर्शाती है, तो इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था ना, वो सिचुएशन जब फॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज कम हो और इनफॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जाए, उसे हम इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, इन लोगों को मार्केट की अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ती है। पीछे भी हम लोगों ने देखा इनफॉर्मल सेक्टर में यार पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा, कोई ग्रेचुइटी नहीं है, कोई पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह भी बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं देश में पॉवर्टी, गरीबी आती है, और इसी की वजह से कैजुअलाइजेशन भी बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बनते जा रहे हैं, कैजुअल लेबर्स बनते जा रहे हैं। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विद एग्जांपल। देखो इसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग जो इतना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हो, कंजम्पशन प्रोसेस के अंदर हो, ये सारा वेस्ट कहाँ जाता है, ये सारा वेस्ट एनवायरनमेंट अपने अंदर समा लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल भी बताना है, जैसे इंडस्ट्रीज से इतना सारा स्मोक निकलता है, कोल और पेट्रोल जब जलाया जाता है, लेदर इंडस्ट्रीज की हम बात करें
रहे हैं, इतना स्मोक निकलता है, इतना एयर पोल्यूशन होता है, व्हीकल से इतना सारा एयर पोल्यूशन होता है, ये सारा का सारा वेस्ट कहाँ जा रहा है, एनवायरमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और तो और कंजम्पशन प्रोसेस के अंदर हम लोग जो घर में खाना बनाते हैं, कुरकुरे, चिप्स, इतनी सारी चीजें खाते हैं, कंजम्पशन प्रोसेस में इतना सारा जो गार्बेज वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसे भी एनवायरमेंट अपने अंदर समाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। और आजकल क्या हो रहा है, एनवायरमेंट मान लिया कि हाँ वेस्ट को अपने अंदर समा सकता है, वेस्ट को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एनवायरमेंट इतने वेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो इतना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इसी की वजह से जन्म होता है एनवायरमेंटल क्राइसिस का। समझ में आ गया? 3 नंबर का क्वेश्चन था, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलैबोरेट एनी 2 इल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एज डिपिक्टेड इन द गिवन पिक्चर। देखो ये जो चैप्टर है ना, एनवायरमेंट वाला चैप्टर, यहां से पिक्चर वाला क्वेश्चन आएगा, पिक्चर को इंटरप्रेट करने वाला क्वेश्चन। तो देखो यहां पर लिखा है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ काटना, तो उसकी वजह से इंक्रीज्ड वाइल्ड फायर्स इंक्रीज हो रही हैं, फॉरेस्ट में आग लगती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक CO2 का कंटेंट इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज्ड फ्लडिंग, कभी भी फ्लड्स आ जाते हैं, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। इसमें से कोई भी 2 इल इफेक्ट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, कोई भी 2 आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपको पसंद आ रहे हैं। जैसे मैंने एक आपको पढ़ाया था लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम लोग जो इतना सारा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया सेटअप कर रहे हैं, तो बेचारे जानवर कहाँ रहेंगे, धीरे धीरे हमारे जानवर खत्म होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं, दिस इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लैंड यूज पैटर्न बदलता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर 12% तो वाइल्ड मैमल स्पीसीज, 3% बर्ड्स और 19% एम्फीबियंस जो पानी में और लैंड पर दोनों पर रहते हैं, वो एंडेंजर्ड है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। एक और एक्सप्लेन कर देते हैं, ये हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ती जा रही है, आप सबको पता है। ट्रीज क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर हम इन्हीं ट्रीज को कट कर देंगे तो वो CO2 कहाँ जाएगी, CO2 इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज द रीजन एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 इंक्रीज होती जा रही है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, विच इज अ ग्लोबल कंसर्न। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आता है एनवायरनमेंट के कोई भी 2 फंक्शंस एक्सप्लेन कर दो, 3 मार्क्स का है। देखो एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज ऑफर करता है, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, कोल है, पेट्रोल है, इतने सारे मिनरल्स वगैरह हैं, बहुत सारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सारे रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। दूसरा है एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पीछे देखा था, कंजम्पशन प्रोसेस के अंदर जो इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट कहाँ जाता है, सारे वेस्ट को एनवायरनमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। करेक्ट है? अगला क्वेश्चन आता है कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनुअल ग्रोथ ऑफ GDP ऑफ इंडिया एंड चाइना। अच्छा, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का। हमारे पास में ग्रोथ ऑफ GDP दे रखा है कि GDP किस रेट से ग्रो कर रहा है, इंडिया और चाइना की बात कर रखी है। हमें इसे सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है, एनालाइज करना है, जो हमारे पास में नंबर्स के अंदर लिख रखा है ना, उसे हमें लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, बस इतना सा करना है। तो 1980 से 1990 इंडिया की ग्रोथ रेट थी GDP की 5.7, चाइना की हमसे ज्यादा थी 10.3 थी। लेकिन 2015-17 के अंदर इंडिया की देखो इंक्रीज हुई है, 5.7 से 6.8 हो गई, इंडिया की इंक्रीज हुई है, और चाइना की डिक्रीज हो गई, 10.3 से 7.3 पर आ गया, डिक्रीज हो गई। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया से तो ज्यादा ही है चाइना की, तो उसी को एक्सप्लेन करा है। 1980 से 1990 के अंदर चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट थी 10.3%, वहीं इंडिया की थी 5.7%। लेकिन 2015-17 के अंदर चाइना की ग्रोथ रेट डिक्रीज होकर 7.3% हो गई, लेकिन इंडिया की इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 6.8% हो गई है। लास्ट में ये भी लिख देना, स्टिल एनुअल ग्रोथ ऑफ GDP ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया। समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना, बस उसको लैंग्वेज में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, फ्री फोकट के 3 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द GLF कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो चाइना में आया था 1958 के अंदर। एक तो ये एक्सप्लेन करना है, याद करो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था कि भाई अब तो चाइना को छलांग लगानी है। कैंपेन किसने स्टार्ट करा था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग ने स्टार्ट करा था कि अब तो हमें छलांग लगानी है, चाइना को सबसे आगे लेकर जाना है, चाइना के अंदर वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। लोगों को बोला गया कि आप अपने घर के बैकयार्ड में पिछले वाले हिस्से में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। इनफैक्ट रशिया से एक्सपर्ट्स भी बुलवाए गए
जो चाइना को हेल्प कर रहे थे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बोला गया कि अब से आप ग्रुप के अंदर फार्मिंग करो, अकेले फार्मिंग नहीं करोगे, जिसे बोला गया कम्यून सिस्टम। टोटल याद करो 26,000 कम्यून्स बनाए गए थे, ग्रुप्स बनाए गए थे। बाद में हम लोगों ने देखा था ये जो GLF कैंपेन था इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। चाइना के अंदर ड्रॉट्स आए थे जिसकी वजह से 30 मिलियन लोगों की डेथ भी हुई थी। तो ये GLF कैंपेन था, कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर। और ये है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। अच्छा, तीनों को कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू सम सैलिएंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अच्छा, HDI इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना, HDI रैंकिंग वगैरह थी, उनके बेसिस पर हमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को कंपेयर करना है। तो मैंने कल भी बताया था इंडिया नंबर 1 पर था, और सॉरी चाइना नंबर 1 पर था, इंडिया नंबर 2 पे था और पाकिस्तान नंबर 3 पर। तो देखो, अगर हम HDI रैंकिंग की बात करें, चाइना की रैंक है वर्ल्ड में 85, इंडिया की रैंक है 130 और पाकिस्तान सबसे पीछे है 154। फिर आप अलग अलग चीजों की बात कर लो, चाहे आप GDP की बात कर लो, GDP में भी नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर इंडिया, नंबर 3 पर पाकिस्तान। आप हर चीज की बात कर लो, मोर्टेलिटी रेट की बात कर लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर लो, चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात कर लो, जन्म देते टाइम पर जब मदर की डेथ हो जाती है उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं। इन चीजों में भी चाइना सबसे बेस्ट है, सेकंड नंबर पर इंडिया, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। चाहे वो नरिशमेंट की बात कर लो, आप प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की बात कर लो, सैनिटेशन की बात कर लो, चाहे आप लिटरेसी की बात कर लो, हर जगह पर चाइना नंबर 1 पर, इंडिया नंबर 2 पर और नंबर 3 पर पाकिस्तान। समझ में आया? लास्ट PYQ है हमारा, क्रिटिकली अप्रेज द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की डेवलपमेंट जर्नी को हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, अच्छी बातें भी लिखनी है, बुरी बातें भी लिखनी है। तो देखो, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कब आए थे? 1988 के अंदर आए थे, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद में बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और गड़बड़ा गई। देखो यहाँ पर लिखा भी है, रिफॉर्म से पहले की बात कर रहे हैं, 1960 के अंदर पाकिस्तान में 40% पुअर लोग थे, 1960 में 40% पुअर लोग थे। 1980 में ये परसेंटेज 25% था, 25% पुअर लोग थे, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद में उल्टा पुअर लोगों का परसेंटेज बढ़ गया। GDP ग्रोथ रेट वॉज लोवेस्ट इन 1990 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट सबसे कम थी। थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई थी पाकिस्तान के अंदर, वो हुई थी 2017-18 के अंदर, 5.5% थी GDP ग्रोथ रेट। मैन्युफैक्चरिंग और टर्चरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा था, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमेशा पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन ही गई है। रीजन भी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन क्यों जा रही थी, उसके पीछे क्या रीजंस है। तो देखो, सिंपल सा है, जैसे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आए थे, जमींदारी सिस्टम को खत्म करा गया था, लैंड सीलिंग इंपोज करी गई थी, याद करो। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, कोई लैंड रिफॉर्म्स वगैरह नहीं आए। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो रेनफॉल पर ही हमेशा डिपेंडेंट रहा है, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज कमाल डेवलप नहीं करी गई। तो वही रीजन है, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत कम है, पाकिस्तान के पास में US डॉलर का रिजर्व बहुत कम है। पाकिस्तान हमेशा दूसरे देशों से पैसा बोरो करता रहता है अपनी फॉरेक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए, कभी IMF से पैसा बोरो करता है, कभी वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो करता है, तो बोरोइंग्स पर निर्भर है। पाकिस्तान कोई स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस भी डेवलप नहीं कर पाया, वहां पर हैवी इंडस्ट्रीज की आज भी कमी है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट है, अभी भी मैंने बताया था, कभी किससे पैसा बोरो कर रहा है, कभी किसी से पैसा बोरो कर रहा है, कभी चाइना से हेल्प ले रहा है, कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कभी वर्ल्ड बैंक वगैरह। और पाकिस्तान डिफेंस पर पैसा ज्यादा खर्च करता है, यहां बम गिरा दो, वहां बम गिरा दो, इन चीजों पे पैसा ज्यादा खर्च करता है, कंट्री के डेवलपमेंट पर पैसा कम खर्च करता है। समझ में आ गया? 4 नंबर का था सफिशिएंट है। इसी के साथ में इंडियन इको की हमारी 10 डेज स्ट्रैटेजी कंप्लीट हुई। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा। हम लोगों ने एक बार पूरा कोर्स हम लोगों का इंडियन इको का डिटेल में हम लोगों ने कंप्लीट करा। जो लोग नए हैं उन्हें बता रही हूँ, अगर डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल्ड प्लेलिस्ट भी है, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स के MCQs भी मिलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन अब ये रिविजन कर लिया, आज PYQs कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी मैक्रो की सेम ऐसी ही 10 डेज स्ट्रैटेजी। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़े देना। आई विल सी यू टुमारो। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।